गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की क्लास में जैसा कि आपको पता है हम बात कर रहे हैं एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत की। एनिमल किंगडम एक ऐसा चैप्टर है, पहली बात तो ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है जिसमें हमने कई सारे फाइलम्स को एक एक करके पढ़ा। हमने स्टार्ट किया अपने इस चैप्टर को इनके क्लासिफिकेशन से, जंतुओं के वर्गीकरण से। इसके बाद हमने बात की प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मेंथीज, एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलास्का और इकानोडर्मेटा फाइलम की। इन सारे फाइलम्स के बाद हमने अपने नॉन कॉर्डेटा फाइलम्स को कंप्लीट कर लिया और आज हम आगे बढ़ रहे हैं अगले फाइलम की तरफ जो कि है हेमीकॉर्डेटा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो हेमीकॉर्डेटा है वो नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बीच का फाइलम है, यानी कि ये नॉन कॉर्डेटा यानी बिना हड्डी वाले जंतुओं से ज्यादा डेवलप हैं और कॉर्डेटा यानी कि हड्डी वाले जंतुओं से कम डेवलप होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हेमीकॉर्डेटा इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। हेमीकॉर्डेटा जो है वो नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बीच की संयोजक कड़ी होती है, यानी कि इसमें कुछ कॉर्डेट कैरेक्टर्स भी मिलेंगे और कुछ कैरेक्टर्स नॉन कॉर्डेट्स के भी होंगे, तो इसलिए इसे हमने बीच में रखा हुआ है। तो शुरू करता हूं वीडियो को। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हेमीकॉर्डेटा है ये एक सेपरेट फाइलम है, अलग फाइलम है, और हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर ये जो शब्द दिया गया है हेमीकॉर्डेटा, इसका क्या मतलब होता है। तो देखते हैं, ये जो हेमीकॉर्डेटा है एक्चुअली इसमें जर्मन भाषा के दो शब्द आते हैं। पहला वर्ड जो आप देख रहे हो वो है हेमी, जिसका मतलब होता है हाफ, एंड दूसरा वर्ड है कॉर्डे, जिसका मतलब होता है कॉर्ड, यानी कि हाफ कॉर्ड। आधे लक्षण कॉर्डेटा के जैसे हैं, इसलिए इसको हमने कह दिया हेमीकॉर्डेटा। इसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पर इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये एक बहुत ही छोटा सा फाइलम है जिसमें लगभग 100 के आसपास स्पीशीज होती हैं। तो ओनली 100 नोन स्पीशीज, लगभग 100 के आसपास जातियां हैं यहाँ पर। इसके बाद आपको बताया गया कि दे वर इनिशियली ग्रुप्ड अंडर फाइलम कॉर्डेटा। मैं आपको बता चुका हूं अभी कि पहले इन्हें फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया था। साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि इनमें कुछ कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं, इसलिए उन्होंने इसको कहां क्लासिफाई किया, कॉर्डेटा के अंतर्गत। लेकिन बाद में 2005 के बाद में जब ऑब्जर्वेशंस को और ज्यादा बढ़ाया गया तब पता चला कि एक्चुअली जो कॉर्डेट कैरेक्टर्स साइंटिस्ट मान रहे थे वो नहीं थे इसमें, जिसकी वजह से इसको एक अलग फाइलम में रख दिया गया और उस फाइलम को नाम दिया गया हेमीकॉर्डेटा। तो आप याद कर लें, सिंपल सी बात है कि पहले इसे हम फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत एक सब फाइलम के रूप में पढ़ते थे हेमीकॉर्डेटा को, बट आज ये एक सेपरेट फाइलम है। तो आपने लिखा कि दे वर इनिशियली ग्रुप्ड अंडर फाइलम कॉर्डेटा बट नाउ इट इज अ सेपरेट फाइलम, किंतु आज ये एक अलग फाइलम बना हुआ है, इसलिए इसे हम अलग स्टडी करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके जनरल कैरेक्टर्स की, यानी कि सामान्य लक्षणों की। तो वन बाय वन हम देखते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स को। सबसे पहली बात, दे आर मैराइन, ये समुद्री होते हैं, यानी कि समुद्र के जल में पाए जाते हैं, मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज वॉर्म लाइक। वॉर्म लाइक का मतलब इनकी जो बॉडी होती है वो वॉर्म का मतलब कृमि के जैसी होती है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर बनाया हुआ है जिसका नाम है बैलोनोग्लॉसस, जिससे हम टंग वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो बैलोनोग्लॉसस है ये फाइलम हेमीकॉर्डेटा का एक सदस्य है। तो वॉर्म लाइक है यानी कृमि के जैसे दिखते हैं, आप देख सकते हो डायग्राम में। इसके बाद बताया गया आपको सॉलिटरी और कॉलोनियल। ये सॉलिटरी यानी कि अकेले जीवन व्यतीत कर सकते हैं, कॉलोनियल यानी कि ग्रुप में भी रह सकते हैं, ठीक है। तो जनरली ये सॉलिटरी होते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। ये वर्ड मैं पीछे कई बार बता चुका हूं, जिन्होंने मेरे सारे पीछे के वीडियोस देखे हैं उन्हें पता होगा कि ये जो टर्म्स हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल, सीलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनकी हम कई बार बात कर चुके हैं। लेकिन कुछ सब्सक्राइबर हमारे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायलैटरली सिमेट्रिकल। अगर किसी बॉडी को हम बीच से कट करें और दोनों तरफ हमें इक्वल हाफ्स मिले, एक समान भाग मिले, तो ऐसी बॉडी को हम कहते हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल। जैसे हम ह्यूमन की बात करें तो हमारी बॉडी को अगर यहां से हम कट करते हैं तो दो इक्वल पार्ट्स हमें मिलेंगे, तो ऐसा बॉडी प्लेन कहलाता है। हिंदी में द्विपार्श्व सममिति और इंग्लिश में कहते हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल। नेक्स्ट इज सीलोमेट। ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में ट्रू सीलोम यानी कि वास्तविक देह गुहा, ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाती है, उन्हें हम सीलोमेट या यूसीलोमेट के नाम से जानते हैं। तो ये यूसीलोमेट्स या सीलोमेट्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर एक प्रॉपर बॉडी कैविटी होती है। इसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक। When the 3 germ layers are present, then the animal is known as triploblastic. अगर किसी जंतु में पूरे 3 जनन स्तर हैं, 3 जर्म लेयर्स हैं,
तो हम उन्हें कहेंगे त्रिस्तरीय यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और ये जर्म लेयर्स कौन सी हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। बॉडी पर आपको पता है कि हमारे एम्ब्रियोनिक पीरियड में, भ्रूणावस्था में, हमारी बॉडी पे 3 लेयर्स बनती हैं। सबसे बाहर एक्टोडर्म, बीच वाली मेसोडर्म और अंदर वाली एंडोडर्म। तो ये तीनों लेयर्स अगर पाई जा रही हैं तो एनिमल को हम कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। इसके बाद आपको बताया गया कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। ये सबसे खास बात है इस फाइलम के मेंबर्स की कि इनकी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में या 3 रीजन्स में बटी होती है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। चलिए डायग्राम में भी देखते हैं। सबसे ऊपर आपको दिख रहा है यहां पर ये स्ट्रक्चर जो दिख रही है उसको हम कह रहे हैं प्रोबोसिस। ये आगे का निकला हुआ सा पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, उसे कहते हैं प्रोबोसिस। बीच का पार्ट आप देख रहे हो जिसे कहा जाता है कॉलर, और कॉलर के बाद जितना भी पार्ट बच रहा है वो कहलाता है ट्रंक। तो इनकी बॉडी में 3 पार्ट हो गए, प्रोबोसिस सबसे ऊपर का पार्ट, कॉलर मिडिल पार्ट और ट्रंक बीच वाला पार्ट ट्रंक कहलाता है। बाकी डिटेल में बात करेंगे हम बैलोनोग्लोसस के स्ट्रक्चर में जब मैं अभी आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। मैं पहले भी बता चुका हूं कि रक्त परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ओपन टाइप है, खुले प्रकार का है। इसका मतलब है व्हेन देयर इज नो ब्लड वेसल्स, नो ब्लड कैपिलरीज, जब बॉडी के अंदर कोई आर्टरी, वेन, ब्लड कैपिलरी, हिंदी में कहें तो धमनी, शिराएं, ये नहीं पाई जाती, ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर ऐसे ही भरा होता है, तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को, ऐसे रक्त परिसंचरण तंत्र को हम कहते हैं ओपन टाइप यानी कि खुले प्रकार का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू गिल्स। श्वसन के लिए या रेस्पिरेशन के लिए पाई जाती हैं गिल्स। हमें पता है कि हर एक एनिमल में रेस्पिरेशन यानी श्वसन करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हम लोग के पास लंग्स हैं यानी फेफड़े हैं जिनसे हम रेस्पिरेशन करते हैं। जो एनिमल एक्वाटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, जनरली उनके पास गिल्स पाई जाती हैं। तो इन एनिमल्स के पास भी रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो ये जो ब्रैंकियोस्टोमा है इसमें आप यहाँ पर देख पा रहे हो दीज आर द गिल पोर्स। तो ये जो गिल पोर्स होते हैं इनकी सहायता से ये रेस्पिरेशन करता है। तो रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू गिल्स। नेक्स्ट पॉइंट है डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है, मतलब व्हेन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ 2 ओपनिंग्स, वन एनस एंड अनदर इज माउथ। जब कभी पाचन तंत्र में 2 छिद्र होते हैं, एक माउथ और एक एनस, तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कहते हैं इट इज कंप्लीट। तो यहां पर आप देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। द प्रोबोसिस हैज अ ग्लोमेरुलस और प्रोबोसिस ग्लैंड फॉर एक्सक्रीशन। यहां पर बात की गई है एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन की। तो आपको बता दूं कि ये जो प्रोबोसिस वाला पार्ट है, इस प्रोबोसिस के पार्ट के अंदर का जो एरिया होता है वो हॉलो, खोखला है। तो प्रोबोसिस के अंदर जो खोखला हिस्सा है, जो सीलोम है प्रोबोसिस की, उसको हम कहते हैं प्रोबोसिस सीलोम। और उसमें एक ऑर्गन पाया जा रहा है जिसे कहा जाता है प्रोबोसिस ग्लैंड। तो प्रोबोसिस ग्लैंड जो होती है वो करती है एक्सक्रीशन का काम, और उसी को हम ग्लोमेरुलस भी कहते हैं। तो बात क्या निकल कर आई कि प्रोबोसिस के अंदर एक ग्लैंड है जिसे प्रोबोसिस ग्लैंड कहते हैं, जिसे हम ग्लोमेरुलस भी कहते हैं, और वो एक्सक्रीशन में सहायता करता है, उत्सर्जन में सहायता करता है। उत्सर्जन का मतलब बॉडी के बेकार पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। नेक्स्ट इज अ प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट। इनका जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, वो बहुत ही प्रिमिटिव मतलब पुराने टाइप का होता है, सिंपल टाइप का होता है। तो ये एक पॉइंट हो गया आपका। नेक्स्ट है सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट कह सकते हैं, हम इसे यूनिसेक्सुअल भी कह सकते हैं। जब मेल फीमेल अलग होते हैं तो ऐसे एनिमल्स को यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। तो एक लिंगी है या सेक्सेस सेपरेट है, नर मादा अलग अलग है, और यूनाइटेड। और कभी कभी केस में देखा गया है कि दे आर बाइसेक्सुअल, मतलब ऐसे भी एनिमल मौजूद हैं इस फाइलम में जो बाइसेक्सुअल हैं, यानी कि मेल फीमेल एक ही बॉडी में पाए जाते हैं। तो ये बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ज्यादातर इनमें जो रिप्रोडक्शन है, जनन की जो विधि है वो कौन सी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन का मतलब निषेचन और एक्सटर्नल का मतलब बाह्य। बाह्य निषेचन से क्या मतलब है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। फाइलम एकाइनोडर्मेटा में भी मैंने ये बात आपको बताई थी कि जब कभी मेल और फीमेल अपने गैमेट्स को पानी में छोड़ देते हैं, लाइक मेल अपने स्पर्म्स को और फीमेल अपने ओवा को पानी में छोड़ दे, और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पानी में हो, यानी कि कई सारे स्पर्म्स ओवा के पास आकर उसमें एंटर करें
और उन्हें फ्यूज कर दें, तो इस तरह का फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर ना होकर पानी में हो रहा है, बाहर हो रहा है, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कैसा हो गया? एक्सटर्नल हो गया। इसके बाद आता है डेवलपमेंट मोस्टली इनडायरेक्ट। ये भी बात मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि डेवलपमेंट का मतलब है जो जाइगोट बना था फर्टिलाइजेशन के बाद वो धीरे धीरे डेवलप होगा। तो उसका जो डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह का होता है। अगर मैं कहूं डायरेक्ट तो इसका मतलब है कि अंडे से बाहर आने वाला जो जंतु है वो बिल्कुल एडल्ट की तरह ही है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं इनडायरेक्ट तो इसका मतलब क्या है कि कोई लार्वा बीच में पाया जाता है। मतलब जो जाइगोट है वो डेवलप होकर पहले लार्वा बनाएगा और फिर वो लार्वा एडल्ट में बदलेगा। तो ये डेवलपमेंट कैसा कहलाया? इनडायरेक्ट कहलाया। तो यहां पर डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट। और वो जो लार्वा है उसका नाम भी अगले पॉइंट में दिया गया है, दैट इज टॉर्नेरिया लार्वा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरली पूछा जाता है कॉम्पिटिशंस में, तो आप याद रखें कि बैलोनोग्लॉसस का जो लार्वा है वो टॉर्नेरिया लार्वा कहलाता है। तो टॉर्नेरिया लार्वा एक फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, स्वतंत्र रूप से तैरने वाला। ये यहां पर पाया जा रहा है जो कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के बाद बनता है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से मैंने आपको ये सारे जनरल कैरेक्टर्स बता दिए। अब हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स की। यहां पर मैंने 3 एग्जांपल्स लिखे हैं जो कि इस फाइलम को बिलोंग करते हैं। पहला है बैलोनोग्लॉसस, जिसको आप यहां पर देख सकते हो, इसे हम कॉमनली टंग वॉर्म के नाम से जानते हैं। दूसरा है सैकोग्लॉसस और तीसरा है प्रोटोग्लॉसस। ये तीनों मेंबर्स इसी फाइलम को बिलोंग करते हैं। अब जनरल कैरेक्टर्स के बाद मैं बात करने वाला हूं इस फाइलम के एक इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव की, जिसका नाम है बैलोनोग्लॉसस। तो हम बात करते हैं बैलोनोग्लॉसस की एक आउटलाइन डायग्राम, उसकी एक आउटलाइन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये मेराइन एनिमल है। मेराइन एनिमल का मतलब है समुद्री जंतु है, और ये बरोइंग एनिमल है। बरो, ये जो वर्ड है बरो, इसका मतलब होता है बिल, यानी कि ये समुद्र के किनारों पर पानी में बिल बनाकर रहते हैं और इनका जो बिल होता है वो यू शेप का होता है। यू शेप के बिल में एक तरफ इनका प्रोबोसिस वाला पार्ट होता है और एक तरफ इनका टेल वाला पार्ट होता है। तो यू शेप का बरो बनाते हैं सैंड पार्टिकल्स से, बालू के कणों से, और उसी में ये रहते हैं। तो दीज आर द बरोइंग एनिमल्स। ओके, तो ये आपने बताया, मैंने बताया मेराइन है, बरोइंग है। उसके अलावा इसकी जो बॉडी होती है वो लगभग 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। और उसका जो कलर होता है वो लाइट ब्राउन सा ऑरेंज और रेड टिंट्स के साथ में होता है। मतलब लाइट ब्राउन कलर है और उस पर लाल और ऑरेंज कलर के छींटे भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाने की कोशिश की है। इसके बाद इसकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में बटी हुई है। ऊपर का पार्ट प्रोबोसिस है, उसके नीचे कॉलर है, और सबसे नीचे का पार्ट जो है वो ट्रंक कहलाता है। प्रोबोसिस और कॉलर जहां पर मिलते हैं एक दूसरे से, मान लीजिए मैंने कहा ये हिस्सा प्रोबोसिस का, ये हिस्सा कॉलर का, तो इनके जंक्शन पर नीचे की तरफ ये जो हिस्सा है यहां पर इसके नीचे की तरफ पाया जाता है माउथ, और माउथ खुलता है बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहा में, और वो बक्कल कैविटी कहां होती है? कॉलर में। तो यहां पर आप इमेजिन कर लें कि नीचे की तरफ माउथ होगा और माउथ कहां खुलेगा? यहां, यानी कि बक्कल कैविटी के अंदर। इसके बाद अगर हम नीचे का पार्ट देखें जो कि सबसे बड़ा है, जिसे हम ट्रंक कह रहे हैं, ये फिर से 3 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला पार्ट है ब्रैंकियल रीजन। यहां से यहां तक का जो पार्ट आप देख रहे हो वो क्या कहलाएगा? ब्रैंकियल रीजन। उसके बाद दूसरा पार्ट यहां से यहां तक का, दैट इज कॉल्ड हिपैटिक रीजन। मैंने यहां पर लिख दिया है, सॉरी, नंबर 2 ये है हिपैटिक रीजन। और हिपैटिक रीजन के बाद जो बचा हुआ पीछे का पार्ट है दैट इज पोस्ट हिपैटिक रीजन। तो 1 बाय 1 हम तीनों के बारे में बात कर लेते हैं शॉर्ट में। जो ब्रैंकियल रीजन होता है वहां पर आप देख सकते हो ये गिल पोर्स पाए जा रहे हैं जो रेस्पायरेशन यानी कि श्वसन में हेल्प करेंगे। इसके अलावा ये 2 फ्लैप जैसे पा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, जिनको हम कह रहे हैं जेनाइटल विंग्स, जनन विंग्स। मतलब यहां पर गोनॉट्स पाए जाएंगे। गोनॉट्स क्या होते हैं? जनन अंग होते हैं, इसलिए इन फ्लैप्स का नाम रख दिया गया जेनाइटल विंग्स। तो ये जो निकले हुए से फ्लैप जैसे आपको दिख रहे हैं इन्हें हम जेनाइटल विंग्स कहते हैं। और बीच में आपको क्या दिख रहा है? गिल पोर्स दिख रहे हैं। गिल्स की वजह से ही इस रीजन को या इस क्षेत्र को कहा जाता है ब्रैंकियल रीजन। ब्रैंकियल का मतलब रेस्पायरेशन से संबंधित। इसके बाद आप देख सकते हो जो मिड रीजन है वो कहलाता है हिपैटिक रीजन। हिपैटिक रीजन का, हिपैटिक वर्ड का मतलब वैसे लीवर से संबंधित बात होती है। और हिपैटिक रीजन पर आप देख रहे हो ये ऊपर की तरफ आपको कुछ उभार जैसे दिख रहे हैं, कुछ आउटग्रोथ्स दिख रहे हैं, इनको कहा जाता है हिपैटिक सीका। ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये हिपैटिक सीका हैं और ये किस पर पाए जाते हैं? हिपैटिक रीजन पर पाए जाते हैं। अब जो बचा हुआ भाग है बॉडी का, सबसे एंड पार्ट है, वो कहलाता है पोस्ट हिपैटिक रीजन। और पोस्ट हिपैटिक रीजन बॉडी के बाहर खुलता है एक पोर के द्वारा, जिसे हम कहते हैं एनस। तो इस तरीके से आपने देखा कि ट्रंक में ब्रैंकियल रीजन,
इसके बाद हेपेटिक रीजन, और क्या होता है, पोस्ट हेपेटिक रीजन होता है। तो ये थी आपके बैलोनोग्लोसस के बारे में एक जनरल सी इंफॉर्मेशन। आगे बीएससी लेवल पर इसके बारे में डिटेल में भी वीडियो में बनाऊंगा, तब आपको इसके बारे में और ज्यादा डिटेल जानने को मिलेगी। इस वीडियो में मैंने आपको जो बताया उसमें सबसे पहले आपको हेमिकॉर्डेटा वर्ड का मतलब बताया गया, देन आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा, और इसके बाद बात की मैंने जनरल कैरेक्टर्स की, और एंड में आपको बताया गया इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर्स के बारे में जिसका नाम है बैलोनोग्लोसस। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगला वीडियो मैं कॉर्डेटा टॉपिक पर लेकर आऊंगा, और कॉर्डेटा टॉपिक के क्लासिफिकेशन पर, तो उसको भी हम पूरा कंप्लीट करेंगे, देन हम किसी और अलग टॉपिक पर आएंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन है आपका, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।